हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मेरे दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में उनके लिए सबसे अच्छा कोई साधन हो सकता है तो वो है पहले जो हमारी परीक्षाएं हुए उनसे संबंधित प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको ये आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किन किन एरियाज से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के प्रयास में मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप इनको करते हैं तो मैं ये मानता हूं काफी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ विकसित होगी। चलिए आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है, while participating in a sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. अब आप सोचिए कि यहां पर तनुज ये कहता है कि वो तो जेवलिन थ्रो में भाग लेने वाला है और उसकी सिस्टर जो है वो रस्सी कूदने में, क्योंकि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। अब आप सीधा सीधा सोचें इससे। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा क्वेश्चन है किस टॉपिक से लिया गया, तो हमें पता होना चाहिए सेक्स एंड जेंडर एक हमारा टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन आया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किस चीज को दर्शाता है कि ये जेंडर कॉन्स्टेंसी है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यहां पर अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देखिए, अगर हम ऐसे व्यवहारों को दर्शाते हैं जो हमारे रूढ़ियों से या परंपराओं से चले आ रहे हैं, जो बहुत समय पहले भी वही धारणा हमारी थी, आज भी वही धारणा, लेकिन आज समय बदल चुका है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब लड़कियां प्रत्येक कार्य में हिस्सा ले सकती हैं, लड़के भी उसी तरह से प्रत्येक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे पहले यह माना जाता था कि लड़के गायन में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं पे माना जाता था लड़कियां स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं करती, लेकिन आज वो बेहतर करती है। पहले ये मानते थे कि लड़कियां जो है टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन आज वो इस फील्ड में है। पहले ये माना जाता था कि जो लड़के हैं उसमें आर्ट या इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती आर्टिस्टिक, लेकिन आज वो काफी बेहतर देखी जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, उस समय हमने अपने आप को रूढ़ियों में जकड़ लिया था और हम एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं करना चाहते थे, उसी ढर्रे पर आगे बढ़ना चाहते थे। ये दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? डी 4। आगे एक क्वेश्चन की बात करें, भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी जो हमारा अपसारी चिंतन है ये किस चीज को दर्शाता है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग और जो हमारा अभिसारी चिंतन है ये किस चीज को दर्शाता है। अब देखिए, दो तरह के चिंतन यहां पर, अगर आपने जेपी गिलफोर्ड का नाम सुना हो, जी जॉन पॉल गिलफोर्ड, इसके बारे में आपने जाना भी होगा और एक सिद्धांत के बारे में भी सुना होगा जिसको हम SOI मॉडल के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि की संरचना सिद्धांत की जो बात की वो जेपी गिलफोर्ड ने की। इसके साथ साथ उसने दो प्रकार के चिंतन पे भी कार्य किया, जिसमें हमारा एक अभिसारी चिंतन भी आता है, एक अपसारी चिंतन भी आता है। अब हमें पता होना चाहिए अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। तो हमारा जो अपसारी चिंतन है ये मल्टीपल सॉल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाता है, जबकि अभिसारी जो है वो अनेक सूचनाओं को यहां पर जानते हुए हम किसी सिंगल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, यहां पर मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां पर हम अनेक दिशाओं में सोचना प्रारंभ करते हैं। ये हमारा किसको दर्शाता है? ये डाइवर्जेंट को दर्शाता है, यानी किसी भी समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। अब मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहता हूं ईंट के कितने प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी ईंट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं या किस तरह से उसको प्रयोग में ला सकते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पे आप विचार कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है हमारी। पंखे का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, अनयूजुअल यूज भी बताने, सामान्यतः जिन व्यक्तियों को यहां पर जो ट्रेडिशनल हमारे यूज हैं उससे हटकर बताने हैं, तो ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण होगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी में काफी काम आती है। यानी इसमें क्या किया आपने, किसी एक बिंदु को यहां पर लिया और मल्टीपल दिशाओं में सोचना आरंभ किया, ये डाइवर्जेंट है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपके पास अनेक सूचनाएं थी और इन अनेक सूचनाओं से आप किसी सिंगल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, एक आदमी है, एक आदमी, अब यहां से आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि वो आदमी कौन है। फिर मैं यहां पर दूसरी स्टेटमेंट देता हूं कि वो आदमी जो है वो दाढ़ी रखता है। अब दाढ़ी तो मैं भी रखता हूं, ऐसे तो अनेक व्यक्ति हैं। आप किसको यहां पर गैस कर पा रहे हैं, सोचें एक बार। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि वो राजनीति से संबंधित व्यक्ति है,
अब राजनीति में भी बहुत सारे व्यक्ति हैं और अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में हैं, दाढ़ी रखते हैं। फिर मैं कहता हूं कि वो बड़े पद पर है। अब राजनीति में भी बहुत सारे बड़े पद पे, मैं कहता हूं वो बीजेपी से है। फिर थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगना शुरू होगा कि शायद ये मोदी की तरफ इशारा करें। फिर मैं कहता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर अनेक सूचनाओं के आधार पर हम किसी सिंगल सॉल्यूशन पर पहुंचे कि वो व्यक्ति गुजरात से संबंधित है, कुछ समय पहले उनकी माता का देहांत हुआ। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब व्यक्ति के पास अनेक सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए वो किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये हमारा कौन सा कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर 2+2=5 लिखता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति अगर यहां पर इस मार्कर के मल्टीपल यूज को डिफाइन करता है, इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, इस पर यदि अपने विचार देता है, तो यह हमारा किसका डाइवर्जेंट थिंक का एग्जाम्पल होगा। तो इसलिए यहां पर उत्तर क्या बनेगा हमारा, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है एनकरेज मल्टीपल आंसर, बिल्कुल ठीक बात है। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, यानी एक ठीक उत्तर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही इसमें राइट बन जाता है। आगे हम बात करें इसमें इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट, नहीं, ये इसका नहीं बनेगा। प्रमोट मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये नहीं। प्रमोट वर्बल एबिलिटीज, नहीं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या बन जाएगा, सही उत्तर। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा का दौर है वो हमारा समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा की कोई एक परिभाषा नहीं, उसमें अनेक पहलुओं को हम शामिल कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। हमें यह ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक समावेशी शिक्षा का सही एग्जाम्पल नहीं है। यानी इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, बहुत सारी स्टेटमेंट, यानी 4 स्टेटमेंट हैं। इन 4 में से 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो यहां समावेशी शिक्षा को दर्शाती हैं, और एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इसको नहीं दर्शाती। आपको वही फाइंड आउट करनी है कि वो एक कौन सी है। अगर हम ऑप्शन की बात करें इंक्लूसिव, यानी देखिए हमारा जो समावेशी शिक्षा है वो इस बात की पुष्टि करता है कि कक्षा में किसी भी बच्चे को हमें नकारना नहीं है, स्वीकार करना है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमें स्वीकार करना है, उसमें उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए स्वीकार करना है। उसी के अनुसार हमें अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने हैं, उसी के अनुसार हमें उसका असेसमेंट करना है, अपने क्लासरूम का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, उसी के अनुसार हमें अपनी बुक्स डिजाइन करनी है, उसी के अनुसार हमें उनकी परीक्षाओं का आयोजन करना है। ये सारी तमाम बातें हमारी किसमें, समावेशी में शामिल है। अब इनमें से यदि हम देखें, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। inclusive teaching means adopting pedagogies that supports needs of all learners. An inclusive classroom accommodate different in language styles and promote collaboration. An inclusive classroom centers around fixed curriculum and standard assessment. देखिए हमें ध्यान रखना चाहिए, एक क्लास मैंने ली थी, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी ऐसी टर्म्स मिलेंगी जो हमें नकारात्मक भाव देती, और यदि आप उनको पहचानने में सक्षम हैं तो आपका यहां पर पहचानने में यदि सक्षम है तो उत्तर सही हो सकता है। जैसे यहां पर अगर आप किसी भी चीज को इंक्लूसिव सेटअप में फिक्स कर देते हैं, देखिए मैंने पूरा नहीं इसको आपको समझाने का प्रयास ये, लेकिन नकारात्मक एक यहां पर क्या है, शब्द है। और जब हम समावेशी की बात करते हैं तो समावेशी में सभी बच्चों का समावेश होगा, और सभी बच्चों का समावेश है तो हम किसी भी चीज को फिक्स तो कर ही नहीं सकते। ये छोटी सी बात भी यदि पता होती ना तो यहां पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, उत्तर आपका निकला था। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना हो, यानी सभी का स्वीकार हो। आगे समावेशी शिक्षण का अर्थ है, यानी कई बार हमारे तरीके ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चों को उसका लाभ ही नहीं मिल पाता। अगर मान लीजिए यहां पर एक ब्लाइंड बच्चा, अभी जैसे मान लीजिए सीबीएसई में कल की अगर हम बात करें तो उनका इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में आया कि वहां पर एक पिक्चर दी हुई थी, और उस पिक्चर को देखकर बच्चे को वहां उस पर विस्तार से एक नोट लिखना था, लेकिन नीचे ही उसके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और लिखा हुआ था स्पेशली फॉर विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन, यानी उन बच्चों के लिए जो वीआई है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें उस परीक्षा में इस चीज का भी
ध्यान रखना था कि प्रत्येक बच्चा शामिल होगा और प्रत्येक बच्चे के अनुसार उस पेपर को डिजाइन करना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि भारत का एक भी बच्चा यदि शिक्षा से वंचित है तो मैं ये मानता हूं कि वो हमारी सरकार की चूक है, हमारे पॉलिसी मेकर की चूक है। इसलिए यहां पर ध्यान क्या रखना है, ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। दूसरा, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, यानी जो भी अंतर है उनको समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास एक समावेशी कक्षा, यानी निश्चित पाठ्यचर्या यहां पर फिक्स नहीं होना चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना है। अगर आपने निश्चित करिकुलम यहां पर देखिए, फिक्स्ड करिकुलम आपने बना दिया, स्टैंडर्ड असेसमेंट कि भाई इससे नीचे, अब आप एक तरफ कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एक आपने सेट कर दिया कि इस मानक ये हमारा है, इससे नीचे कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप सोचें, विविधताएं हमारी, मैं तो एक वो बात और आपको कहता हूं, हमारे अभी तक जो एग्जाम होते हैं उसमें 33% वाला मान लीजिए या 40, जो भी आप कहें, इसमें ध्यान ये रखना है क्या सभी विभिन्नताएं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो 33 से और 100 के बीच में मौजूद है? क्या आपको नहीं लगता कि इस 33 के पश्चात भी विभिन्नताएं हैं? क्या 33 से नीचे विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं, उसके बाद भी मौजूद हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर आप स्टैंडर्ड एक मानक लेके बैठ जाएं। एक बच्चा मेरी क्लास में जो सब मेंटल लेवल रखता है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए अगर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है, उस बच्चे से मैं उम्मीद करता हूं 35% लाए, 40% लाए, 60% नहीं। हमें उस मानक जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उसको भी फ्लेक्सिबल बनाना होगा, पाठ्यचर्या को भी फ्लेक्सिबल करना होगा। आगे जी बात करते हैं रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, एक सीटेट में जो आपका सिलेबस है ना, उसमें ये पूरा टॉपिक दिया है और टॉपिक ये है कि आपको रीजनिंग का इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे काम आती है, कौन सी नहीं आती, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही क्या। आगे हम बात करें जो हमारा थिंकिंग है, थिंकिंग क्या है, अब चिंतन क्या है। अगर मान लीजिए यहां पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल में, एक सिंपल सा एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसको आपको बैठ के घर वालों से करवाना है। क्वेश्चन क्या है, आप दो व्यक्तियों को बैठाएं जो मान लीजिए अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, मान लो आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। अब आपने दो व्यक्ति लिए, एक जो अलग घर में रहता है, दूसरा ये अलग घर में रहता है। इन दोनों को आपने कहा कि एक बार अपने घर के खिड़की दरवाजे काउंट करके बताओ मुझे जल्दी से। यहां पर इस बच्चे ने कम समय लिया, इस बच्चे ने ज्यादा समय लिया। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं अगर दोनों बच्चों का बुद्धि स्तर एक जैसा था और एक बच्चे ने ज्यादा समय लिया है तो इसका घर बड़ा है। और घर इसलिए बड़ा है इसका क्योंकि उसको गिनने में समय लगा। मान लो 4 फ्लोर पे था उसका। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है, पहले के काउंट करेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, और एक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 रूम थे, जल्दी से काउंट कर लेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, दोनों का बुद्धि स्तर, दोनों का शैक्षणिक, दोनों का आयु एक जैसा हो और तभी इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप बता सकते हैं ये थिंकिंग। तो यहां पर इस व्यक्ति को चिंतन में ज्यादा समय लगा और इस व्यक्ति को चिंतन में कम समय लगा। हमें यह ध्यान रखना है कि ये इस तरह के टॉपिक आते हैं। अच्छा, थिंकिंग में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी इमेजेस भी बनती है। एक बिल्ली पेड़ पर बैठी है, जैसे ही मैंने ये बोला आपने बिल्ली को तुरंत पेड़ पे बैठा दिया और यही चीजें पूछी जाती हैं कि यहां पर जो हमारा चिंतन है उसके कौन कौन से टूल हैं। क्या उसमें प्रीपोजिशन यूज होती है? उसमें बिल्कुल यूज होती है। इमेज यूज होती है? उसमें बिल्कुल होती है। वर्ड्स यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें पूछा है रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये तीनों चीजें हमारी किस विकास के किस पहलू को दर्शाती हैं? क्या ये सोशल सामाजिक विकास को, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास को, नैतिक विकास को और मोटर डेवलपमेंट यानी हमारे जो गतिक कौशल है उसके विकास को दर्शाती है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, जब मैं थिंकिंग की बात कर रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा था, या यहां पर मैं रीजनिंग की बात, इसमें आपको ध्यान में यह रखना है कि ये सभी हमारे कॉग्निटिव टास्क हैं। और जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो इसी बात की पुष्टि करता था। किस बात की? कि यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी आयु आगे बढ़ती है, स्टेजेस में, जैसे उसने बात की, उसके चिंतन में बदलाव आता है। चिंतन पहले से ज्यादा बेहतर होता है, समस्या समाधान की एबिलिटी बढ़ जाती है, रीजनिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है, भाषा उसमें बढ़ जाती है, स्कीमा डेवलप होता चला जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, ये जितने टास्क हैं ये हमारे क्या हैं, ये कॉग्निटिव टास्क हैं। यहां पर जो राइट आंसर बनेगा 2 बनेगा, ये सब संज्ञानात्मक कार्य थे। अगर यहीं पे मैं लिख देता कि यहां पर बच्चा जैसे प्ले की हम बात करते हैं
या हम कहें कोई भी कोऑपरेटिव टास्क, तो सोशल डेवलपमेंट की बात हो जाती। गुड और बैड की समझ यदि बच्चे में है, मोरल डेवलपमेंट हो जाता। अगर यहां पर बच्चा फिजिकल एंडुरेंस का कोई कार्य करता है तो मोटर डेवलपमेंट हो जाता। जैसे यहां पर बच्चे स्कूल में खेल खेलते हैं और उसके दौरान सामाजिक विकास भी होता है, और उसके दौरान जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, गतिक कौशल भी होता है। जिम में आप वर्कआउट करते हैं, सुबह शाम ग्राउंड में आप जाते हैं, तो ऐसे में मोटर डेवलपमेंट आपका होता है। इसके साथ साथ दोस्तों से जब गपशप करते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जाते हैं, बातचीत करते हैं, आज पूरे दिन क्या किया, डिस्कशन उस पर करते हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है। एक दूसरे की मुसीबत में सहायता करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दुख सुख में साझा होते हैं। इसके अलावा हम हमारे समाज में क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत है, इस पे यदि हम विचार करें, मान लीजिए क्या नकल करना एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, या दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये सब क्या है हमारे नैतिक। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना था, ये सभी क्या हमारे कॉग्निटिव टास्क है। आगे हम बात करें इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय। अब देखिए समस्या समाधान में कौन सी युक्ति काम आ सकती है, अभी हमने बात की। देखिए अगर मान लो आप किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन आप फंक्शनल फिक्सनेस का अर्थ क्या है, अगर आप फंक्शनली फिक्स हैं तो क्या होगा, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर का मैं जो भी ट्रेडिशनल यूज है सिर्फ वो करूंगा, और वो क्या है, इसके द्वारा यहां पर लिखना। लेकिन यहां पर हमें ध्यान ये रखना है, इसके और भी बहुत सारे काम आ सकते हैं। यदि कोई मेरे पे हमला करे, उसको मार भी सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मान लीजिए आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इचिंग हो रही है तो यहां इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम, मान लीजिए यहां पर कोई सामान है और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, उसको यहां इससे उतारा भी जा। यानी अगर आप किसी भी चीज के फंक्शन को फिक्स कर देते हैं तो समझ जाइए समस्या समाधान में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। मान लो आप देखते हैं कि घर में अगर प्रत्येक चीज के लिए हमें बाजार से कोई सामान लाना पड़े, प्रत्येक कार्य को करने के लिए, तो कितना सामान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। मान लो कोई पेंच वगैरह है, वो आपको खोलना है, आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो आप चाकू से खोल लेते हैं। तो आपने उसको फंक्शनल फिक्स नहीं किया। चाकू का काम वैसे तो सब्जी काटना है, फ्रूट काटना है, लेकिन यहां पर आपने फंक्शन को फिक्स ना करते हुए उस मिथ को तोड़ दिया, और ऐसे में समस्या समाधान आपने कर लिया। दूसरी बात, पैसिव इमिटेशन यानी निष्क्रिय अनुसरण भी नहीं है इसमें, इससे भी समस्या समाधान नहीं होती। रिस्पॉन्स सेट यानी आप पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स सेट देते हैं, उससे भी नहीं होता। डाइवर्जेंट थिंक जो है हमारे समस्या समाधान में काम आती है, तो ये हमारा क्या समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, इससे समस्या जल्दी से समाधित होती है। आगे, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग थ्योरी, अब आप सभी ने जाना होगा कॉलबर्ग एक जाने माने प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने नैतिक विकास पर कार्य किया, मोरल डेवलपमेंट पे। हालांकि कॉलबर्ग जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, लेकिन जीन प्याजे का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने उस फील्ड को छोड़कर और नैतिक विकास पर कार्य करना शुरू कर दिया। और जीन प्याजे की स्टेजेस यानी जीन प्याजे की जो अवस्थाएं थी उनको आधार मानकर इसने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। और इसके संज्ञानात्मक विकास में ध्यान रखना ये कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसका हमारे नैतिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। यानी हमारा जो मोरल डेवलपमेंट है डिपेंड्स ऑन आवर कॉग्निटिव स्टेजेस और कॉग्निटिव लेवल। अगर मैं जितना बड़ा हूं नैतिक विकास उतना ज्यादा, लेकिन ये बात हर जगह सच नहीं होगी, सिर्फ 4 अवस्थाओं तक। ये लंबी थ्योरी है, इस पर कभी हम फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ एंड सी देयर ओवन बेनिफिट्स। यानी बच्चे, देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे बच्चों को उनकी मम्मी कहती है कि जाओ मार्केट से ये सामान ले आओ, दुकान से ये सामान ले आओ। अब बच्चा दुकान पर जाता है, लेकिन यहां पर एक बात और आपको सुननी थी, उसकी मम्मी ये भी कहती है उसको कि अपने लिए एक चिप्स का पैकेट ले आना। तो यहां पर बच्चा इसलिए मार्केट में नहीं गया, इसलिए शॉप पर नहीं गया है कि उसके आपके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, आपके लिए बहुत सारा सम्मान था, या ये एक नैतिक कार्य था। नहीं, बच्चा इसमें अपने लिए क्या मिल रहा है उसको ध्यान में रखता है, उस चीज को बड़े ध्यान में रखता है। इसलिए यहां पर वो ये सोचता है कि इस कार्य करने के पीछे मुझे क्या प्राप्त होगा। ये भी एक अवस्था आती है नैतिकता की, जिसमें बच्चे को बदले में क्या मिल रहा है, इसलिए वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के लिए कार्य करना। अब यहां पर जब छोटा बच्चा है, मान लो जब भी मम्मी सामान मंगवाती है उससे एक चिप्स का पैकेट लाने के लिए कहती है, तो बच्चा बार बार पूछेगा मम्मी कुछ लाना तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं। यहां पर हमें ध्यान रखना है बच्चा नैतिकता इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि उसको कुछ प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी घटना यानी ऐसा व्यवहार बच्चा किस लेवल पे दर्शाता है और किस अवस्था में दर्शाता है। तो इस थ्योरी को थोड़ा सा ब्रीफ हम समझे।
यहां पर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत को 3 लेवल पे बांट दिया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये 3 लेवल है। इस लेवल को उन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको दिया कन्वेंशनल स्टेज और इसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और ये जो प्रत्येक अवस्था है इसमें प्रत्येक जो स्तर है, जो लेवल, इस पे प्रत्येक स्तर पे 2-2 अवस्थाएं, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और यहां भी 5वीं, 6ठी, 6 अवस्थाएं बतला दी। यानी टोटल हमारे मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज है। इन 6 स्टेज में हमें ध्यान क्या रखना है, किस अवस्था में बच्चा बदले में कुछ मिल जाए इसलिए नैतिकता दर्शाता है, तो वो हमारी लेवल फर्स्ट पर, देखिए लेवल फर्स्ट पर सेकंड स्टेज है। इन 6 स्टेजेस के नाम यदि मैं बताऊं तो हमारी पहली जो स्टेज बनती है ना लेवल 1 पे, वो है पनिशमेंट ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, यानी बच्चा इसलिए यहां पर आज्ञा का पालन करता है कि वो पनिशमेंट से बच सके। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, बदले में उसको कुछ मिल जाए। तीसरा, यानी यहां पर लेवल 2 पर तीसरी स्टेज है ए गुड बॉय और गुड गर्ल। यहां पर लेवल 2 पे ही चौथी स्टेज क्या है, यहां पर जो हमारे रूल रेगुलेशन है उसको मानने की अवस्था, यहां पर हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, हमारा लेवल 3 पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसी में हमारी जो 6 स्टेज आती है वो है यूनिवर्सल मोरालिटी की, यानी सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल एथिक्स की व्यक्ति इसमें बात करता है। तो ये यहां पर ध्यान क्या रखना था, एट दी सेकेंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, ये यहां पर क्या बनेगा, हमारा सही उत्तर बनने वाला है। दूसरी स्टेज में होता है यहां पर बच्चे में ये व्यवहार जो कि पहले लेवल, पहले स्तर का ही पार्ट है। आगे हम बात करें कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है ऐसा। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन। देखिए हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है, इंटरनल मोटिवेशन। अब हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसलिए यहां पर इस क्लास को देख रहे हैं कि सीटेट में इनसे क्वेश्चन आएगा, ये एक्सटर्नल है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इसलिए कि मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो मेरे जीवन को आनंद से भर देंगी, ये इसका इंटरनल है। हमें ये ध्यान में रखना है, अगर किसी व्यक्ति को बाहरी कोई चीज प्राप्त होती है ना, तो यह है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। और यदि व्यक्ति को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है या उसकी जो इनर नीड्स हैं वो कंप्लीट होती है, उसको बाहरी कोई लालच नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पद चाहिए, ना कोई इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां पर सिर्फ क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन किसको, इंटरनल मोटिवेशन को दर्शाता है। अगर मैं कक्षा में फर्स्ट आना चाहता हूं या फर्स्ट आने के बाद पेरेंट्स मेरे साइकिल दिला देंगे या मोबाइल फोन दिला देंगे या यहां पर क्लास में या फर्स्ट आने के बाद मुझे प्राइज मिलेगा, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन यहां पर आप सोचिए कि इंटरनल मोटिवेशन में क्या होगा, इससे अगर मान लो मुझे उस सब्जेक्ट में मास्टरी होगी, उससे मुझे नॉलेज मिलेगी, उससे यहां पर बहुत सारी मेरी जीवन की समस्याओं को समझने में मुझे सहायता मिलेगी, ये इंटरनल मोटिवेशन है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो बाहरी अगर किसी पुरस्कारों से ये चीज आती है तो ये इसका पार्ट नहीं है। आगे अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये यहां पर ठीक हो सकता है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर्स नहीं, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम ए फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं। तो यहां पर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड। यानी आपको ऐसे में उन प्रश्नों की पहचान करनी है जो विषय वस्तु आधारित, कंटेंट पर बेस्ड ना होकर यहां पर प्रोसेस पर आधारित होते हैं, प्रक्रिया पर। इसमें यहां पर कुछ ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं, आपको सही पेयर का चुनाव करना है। जैसे जो हमारे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कन्वर्जेंट बेस्ड होते हैं, डाइवर्जेंट बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड है, ओपन क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूं। एक तो ऐसे क्वेश्चन हमारे डाइवर्जेंट नेचर के होते हैं, और जो डाइवर्जेंट, अभी आपने देखा कि जो डाइवर्जेंट है उसका कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता, उसके तो क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन। तो वो क्लोज तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, ओपन एंडेड होंगे, ओपन क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन यहां पर किस पर आधारित होंगे, फैक्ट पर आधारित ना होकर वो किस पर होंगे, हमारे कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, क्योंकि फैक्ट के आधार पर हम कन्वर्जेंट में ज्यादा बात करते हैं। तो इस तरह से यहां पर हमारा दूसरा, चौथा और पांचवा, और ये हमारा दूसरा, चौथा, पांचवा हमारे किस में बनता है, ए ऑप्शन में बनता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या बन जाता है, इसमें राइट बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल्स, कि निम्नलिखित में से शिक्षण कौशल से कौन सा संबंधित है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यहां पर क्या ये शिक्षण से संबंधित है,
बिल्कुल संबंधित है। यहां पर आस्किंग क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल संबंधित है। इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक इन क्लासरूम, ये भी संबंधित है। तो इस तरह से तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी निम्नलिखित में से शिक्षण कौशल से संबंधित क्या चीज है, तो ये तीनों ही चीजें, प्रश्न पूछना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना या किसी वस्तु विषय वस्तु का परिचय देना, ये सभी क्या है, हमारे टीचिंग स्किल्स में आती हैं, हमारे शिक्षण कौशल में आती हैं। तो ये यहां पर सभी हमारे क्या हैं, शिक्षण कौशल हैं। ओके जी, आपने हमारी बातों को इतने प्यार से सुना। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि यदि मान लीजिए आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और इसके साथ साथ आपको अनेक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। ओके, थैंक यू।